हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जेएलओ का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है 4 और 5 तारीख को। तो साथियों उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट लेकर के आए हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम लेकर के आए हैं साथियों, ये आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेगा। कुछ प्रोविजन आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा, कुछ प्रोविजंस आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम आपके सामने शो करने वाले हैं कि डायग्राम से अगर आप उसके रेंज को एनालिसिस कर लेते हैं, आपको अगर एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है, एक रेंज मिल जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं या फिर पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं या फिर पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट में किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन का मटेरियल फॉल कर रहा है, या पार्ट सेकंड में किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन का मटेरियल फॉल कर रहा है। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम वन लाइनर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वन लाइनर को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम एज यूजुअल वन लाइनर इसका भी डिस्कशन करेंगे और साथ में एमसीक्यू सेशन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको पता चल गया कि हाँ हम इस सेशन में क्या क्या करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है जो कि 1872 का है। अगर हम साथियों ब्रॉडर सेंस में अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, तो जो हमारा टोटल लॉ होता है वो बाइफरकेट किया गया है। एक सब्सटेंटिव लॉ में बाइफरकेट किया गया है और एक प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत बाइफरकेशन किया गया है। क्योंकि जब सभी चीज़ों को हम मिला देंगे, एक में मिक्स कर देंगे, तो खिचड़ी पक जाएगी और हमें खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसीजरल लॉ किसको हम कहते हैं, हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ हो वो किसको कहते हैं। और इस टाइप के आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एनालिसिस करेंगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बने हैं कि सब्सटेंटिव लॉ किसको हम कहते हैं, प्रोसीजरल लॉ हम किसको कहते हैं। तो आप देखिए, अगर हम सब्सटेंटिव की लॉ की बात करते हैं तो आपके पास दो तरह के लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक तो सब्सटेंटिव लॉ देखने के लिए मिल रहा है और दूसरा का दूसरा आपको प्रोसीजरल लॉ देखने के लिए मिलता है। प्रोसीजर की बात करें तो साथियों जिसमें आपको सीपीसी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे सीपीसी आपको देखने के लिए मिलता है, सीआरपीसी आपको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम एविडेंस की भी बात करते हैं तो ये भी प्रोसीजर के ही अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। प्रोसीजर का मतलब होता है जो हमें तरीका बताए कि किस तरह से हमें आगे चलना है। सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हमारा इसमें आईपीसी आ जा रहा है। साथ ही साथ जो हमको प्रोविजन बता रहा है, आईपीसी बता दिया है कि भाई साहब अगर आप चोरी करेंगे तो 3 साल के लिए बुक किए जाएंगे, अगर आप मर्डर करेंगे तो इतने दिनों के लिए आप बुक किए जाएंगे। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें सब्सटेंस बता रहा है। लेकिन जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो ये हमें पूरा का पूरा प्रोसीजर बता देता है कि अच्छा आईपीसी ने बता दिया कि ये आप ऑफेंस करेंगे तो इतना पनिशमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोवाइड जो पनिशमेंट किया जाएगा ये किस तरह से किसके के थ्रू किया जाएगा, तो ये बताने का काम हमारा कौन करता है, तो ये बताने का काम हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर करता है। तो आप लोगों ने सब्सटेंटिव का और प्रोसीजरल का दोनों का अंतर समझ लिया और ये अंतर समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, अगर हम प्रोसीजर को बाइफरकेशन करेंगे तो प्रोसीजर का मतलब क्या कह रहा है प्लीडिंग एंड प्रोसीजरल लॉ, जो कि प्रोसीडिंग्स को बताता है, और प्रोसीजरल लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है कि लॉ ऑफ एविडेंस भी क्या है, एक टाइप का प्रोसीजरल लॉ ही होता है जो कि प्रोसीजर्स को बताने का काम करता है। अब हम आगे चलेंगे, आगे चीजों को देखेंगे। बाय द टाइमिंग आप यहां से अगर चाहेंगे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे इंटायर स्ट्रक्चर के बारे में। किसके इंटायर स्ट्रक्चर के बारे में, तो साथियों पूरा का पूरा जो इंटायर स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट का इंटायर स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने में किया गया है, अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं साथियों तो पार्ट फर्स्ट में डिवाइड किया गया है और पार्ट नंबर सेकंड में डिवाइड किया गया है और पार्ट नंबर
थर्ड में डिवाइड किया गया। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि 3 पार्ट्स में हमारे पूरे के पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को डिफाइन किया गया है। अब जो पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो किस किस पार्ट्स के बारे में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं, आपको यहां से देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो पार्ट्स की हम बात करते हैं, अगर हम पहले पार्ट्स की बात करते हैं कि पहले पार्ट में आपको कितने नंबर ऑफ चैप्टर और कौन कौन से सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, तो साथियों पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले पार्ट में आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ चैप्टर? तो 2 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहां पर देखिए, अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें 2 चैप्टर मिल रहे हैं। किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के तक? तो साथियों सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक आपको देखने के लिए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में कहां से कहां तक, किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक, तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक का मटेरियल आपके पास फॉल कर रहा है। इसी तरह से चैप्टर नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक का मटेरियल आपका फॉल करता है। पूरा का पूरा आपका पार्ट फर्स्ट यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। सेम इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकंड आता है। पार्ट सेकंड में हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इस टाइप के चैप्टर्स हमारे पास आते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात कर, चैप्टर नंबर अगर सेकंड थर्ड की अगर हम बात करते हैं, पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक का मटेरियल उसके अंतर्गत फॉल करता है, तो साथियों जो फॉल करता है वो सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 100 तक का मटेरियल पार्ट सेकंड में हमारा फॉल करता है। और पार्ट सेकंड हमारा जो डील करता है ऑन प्रूफ से डील करता है। आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा पार्ट सेकंड ऑन प्रूफ की बात करता है। इसमें 4 चैप्टर्स इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। अगर चैप्टर नंबर हम 3 की बात करते हैं तो इसमें किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक का मटेरियल आपको देखने के लिए मिलता है। और इन्हीं सभी चीजों को जानने की आवश्यकता होती है। रेंज एनालिसिस इसी को कहते हैं। अभी और भी हम इसको ब्रॉडर सेंस में समझने वाले हैं। बस अभी आप चैप्टर का चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 58 तक के मामले को यहाँ पे डील कर रहा है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, आप ओरल एविडेंसेस की बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर 59 और 60, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन ही देखने के लिए मिल रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बनाया गया है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट पूछ देता है कि चैप्टर नंबर 4 में किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक के मटेरियल फैक्ट को डिफाइन किया गया है। ये वो चीजें हम बता रहे हैं, ये वो क्रक्स आपको हम बता रहे हैं जहां पे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है अपने एग्जामिनेशन में। यही आपका थीम होना चाहिए। चैप्टर नंबर अगर हम 5th की बात करते हैं, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का अगर हम रेंज पूछें कि कहां से कहां तक है, तो साथियों रेंज की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 90 के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमको यहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई अभिलेख आ गया, कोई दस्तावेज आ गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया, हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट से उसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और इसका रेंज आपको चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में मिलता है। सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 90 के बीच में ये फॉल करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 की हम बात करते हैं और अभी तक हम पार्ट सेकंड में ही हैं। पार्ट बड़ा होता है, पार्ट के अंतर चैप्टर होता है और चैप्टर के अंतर्गत हमको सेक्शंस देखने के लिए मिलता है। यही हायरार्की है और इसी हायरार्की के बिहाफ पे हम वर्क कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखिए, कर चैप्टर नंबर 6 ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन नंबर 91 से लेकर के सेक्शन नंबर 100 के बीच का मटेरियल हम यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर पार्ट नंबर सेकंड को भी देख लिया, पार्ट फर्स्ट को भी आपने देख लिया, पार्ट सेकंड को भी आपने देख लिया। अभी पार्ट थर्ड को भी दिखा करके उसके बाद से हम एक साथ करके इसको समराइज करने का काम करेंगे। अब यहां पे आप पार्ट नंबर 3 को भी देख लिए। अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं साथियों, तो ये कहता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। क्या कर रहा है? कर रहा है प्रोडक्शन
एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस, अगर आपने किसी चीज को प्रोड्यूस कर दिया, कहां पे, किसी अंकल के घर नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में। कहां पे प्रोड्यूस कर दिया? अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज प्रोड्यूस कर दिया तो उसका क्या इफेक्ट निकल करके आता है, वही देखने के लिए हमको सेक्शन नंबर 101 से लेकर के और सेक्शन नंबर 167 के बीच में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आप समझ सकते होंगे कि स्टीफन साहब कैसे विद्वान थे कि पूरे के पूरे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट को सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 167 में ही उन्होंने क्या कर दिया, इसको कोडिफाइड करने का काम किया है। अब आप देखिए, इसमें आपको 5 चैप्टर देखने के लिए मिलता है। चैप्टर नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो ये बात करता है ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो सेक्शन नंबर 101 से लेकर के सेक्शन नंबर 114 की बात करता है। अगर हम साथियों बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं तो ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, प्रिजम्पशन की बात करते हैं तो कौन प्रिज्यूम करेगा कि किसका बच्चा है, किसका लेजिटिमेसी है कि इलेजिटिमेट है। 30 ईयर का प्रिजम्पशन आप देखते हैं, 7 ईयर का प्रिजम्पशन देखते हैं, और ये सारा का सारा प्रिजम्पशन आप कहां देखते हैं, तो इसी चैप्टर नंबर 7 के ही अंतर्गत आप पूरे के पूरे प्रिजम्पशन को देखते हैं। चैप्टर नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो स्टॉपेल की बात करता है, रूल ऑफ स्टॉपेल सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 के रेंज में पूछा जाता है। और ये दोस्तों बार बार आपसे पूछा जाता है कि स्टॉपेल कहां दे रखा है, किस सेक्शन के अंतर्गत दे रखा है, अगर किस सेक्शन के अंतर्गत दिया है तो किस पार्ट में दे रखा है और किस चैप्टर में दे रखा है। तो पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 3 में आपको दे रखा है। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत इसको आपको प्रोवाइड कर रखा है। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 के बीच में आपको रूल ऑफ स्टॉपेल प्रोवाइड कर रखा है। चैप्टर नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो विटनेसेस की बात करता है, कैसे कैसे विटनेसेस हो सकते हैं, क्या एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए क्या कोई विटनेस बन सकता है, किस टाइप के विटनेसेस की बात करते हैं। तो ये मामला हम पूरा सेक्शन नंबर 118 से लेकर के सेक्शन नंबर 134 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 10 की हम बात करते हैं, कर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, सेक्शन नंबर 135 से लेकर के सेक्शन नंबर 166 तक की बात करता है। और ये कौन सा चैप्टर है, तो साथियों ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 10 में यही मटेरियल आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे रिफ्रेशिंग मेमोरी की हम बात करते हैं या फिर यस नो टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसको हम लोग लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। तो ये सभी के सभी मामले इसी 135 से लेकर के 166 के बीच में डील किया जाता है। और एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर नंबर आप 11 यहां पर देखेंगे, कह रहा है ऑफ द इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। एक सेक्शन सिर्फ बताया गया है, एक चैप्टर बनाया गया है और वो लास्ट सेक्शन है और वो लास्ट चैप्टर है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन नंबर 167 की हम बात करते हैं। साथियों अगर इन सभी चीजों को हम एक जगह रख करके अगर समराइज करना चाहें आपके सामने तो किस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं, मैंने इसको जूम इन कर लिया। अगर आप समराइज करने की बात आती है तो देखिए इसको किस तरह से हम समराइज कर रहे हैं आपके सामने। देखिए साथियों आपने सबसे पहले क्या देखा था, आपने यहां पर देखा था सबसे पहले इस पे पेन नहीं चलेगा। देखिए आपने क्या देखा था, सबसे पहले आपने इंडियन एविडेंस एक्ट देखा था। क्या देखा था दोस्तों, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखा था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, तो स्टीफन साहब के द्वारा, लॉर्ड स्टीफन फिट्जजेम्स के द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया था, तो टोटल 167 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया था। टोटल पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहा है, यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में है। जो पार्ट सेकंड है वो ऑन प्रूफ की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 100 के बीच का मामला फिट कर रहा है। और पार्ट थर्ड की हम बात करते हैं और पार्ट थर्ड में आपसे क्या कर रहा है,
प्रोडक्शन एंड इफेक्ट की बात करता है। किसके? जब आप प्रूफ कोर्ट में देते हैं तो अगर उसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात कर रहा है। और वो किस सेक्शन से लेकर के? तो सेक्शन नंबर 101 से लेकर के सेक्शन नंबर 167 के मामले को यहां पे डील करने का काम कर रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने चीजों को बताया, उसके बाद से समराइज कर दिया, जिससे कि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है लेक्स फोरी लॉ के बारे में, और यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लेक्स फोरी लॉ क्या होता है, किसको हम लेक्स फोरी लॉ के नाम से जानते हैं। और ये जो लेक्स फोरी टर्मिनोलॉजी मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसपे मैं फोकस्ड कर रहा हूं, ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस पे फोकस्ड कर रहा हूं। कर लेक्स फोरी मींस द लॉ ऑफ द प्लेस, लॉ ऑफ द लैंड। जिस धरती पे हम खड़े हैं, जिसका खाना खा रहे हैं, जिस धरती पे हम पानी पी रहे हैं, उसी देश की कानून वहां पे लागू होगी। और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये किस टाइप का लॉ है? तो ये लेक्स फोरी लॉ है, ये लेक्स लोसी लॉ नहीं है। दो टाइप का लॉ हमारे पास होता है, लेक्स फोरी लॉ और लेक्स लोसी लॉ। हम किस लॉ को फॉलो करते हैं? अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो हम लेक्स फोरी लॉ की बात करते हैं, लेक्स फोरी लॉ की बात करते हैं, और सिर्फ लेक्स फोरी लॉ की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा, लेक्स फोरी लॉ की अगर हम बात करते हैं तो। अब यहां पर दे रहा है कि ओरिजिनली द लॉ ऑफ एविडेंस इज प्रोसीजरल लॉ। यहां पे आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा है कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है ये किस टाइप का लॉ है, तो ये प्रोसीजरल लॉ है। बट इट हैज आल्सो सम पार्ट ऑफ द सब्सटेंशियल लॉ ऑन सर्टेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल की हम बात करते हैं, अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल की बात करेंगे तो किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक दिया है, तो सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 के बीच में हमको प्रोवाइड किया गया है। और ये रूल ऑफ स्टॉपेल की बात कर रहा है। रूल ऑफ स्टॉपेल का जिक्र यहां पे क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ का भी काम करता है। कौन? तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, मेजर जो उसका पार्ट है वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन अगर हम रूल ऑफ स्टॉपेल की बात करते हैं तो ये हमारा एज अ सब्सटेंटिव लॉ के तौर पे भी यहां पे रोल अपना प्ले करता है। सेम उसी का यहां पे आपको पूरा का पूरा प्रोविजंस यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ही हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। तो जिस भाई को लगता है कि नहीं मुझे हिंदी में चाहिए था मटेरियल, वो यहाँ से इस पीडीएफ को देख सकता है। और आपको अगर लगता है कि ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो साथियों आप लॉ विथ WITH विथ RONIT इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे एज सच आपको यही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर करिएगा। मैं बार बार इस चीजों को नहीं रिपीट करता हूं। अब आप लोग मेहनत को देखिए और मेहनत के ही अकॉर्डेंस में आप लोग थोड़े से अपने मेहनत को करने का काम करिए। अब देखिए अभी तक तो आप लोगों ने देखा, अब फिर उसी को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में और उसको रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको और भी एलिब्रेट करने का काम यहाँ पे किया गया है। तो जिस टाइप का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन एविडेंस को लेकर के बन सकता है, उस टाइप के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन को मैंने आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। और इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करके खुद भी पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और ना ही आपका मिसअंडरस्टैंडिंग कभी होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है जो हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं वो लंबे दिनों तक याद रहता है और भूलने की गुंजाइश भी कम रहती है। अब यहाँ पे पार्ट फर्स्ट की बात हम करते हैं। अब हम पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें 2 चैप्टर आ रहा था और अब आपके ज्ञान थोड़े थोड़े इनहांस हो रहे होंगे अगर आप पहली बार इंडियन एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो 2 चैप्टर आ रहा था, एक चैप्टर नंबर फर्स्ट आ रहा था, एक चैप्टर नंबर सेकंड आ रहा था। चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर हम साथियों बात कर रहे हैं तो उसमें 4 सेक्शंस हमारे पास आ रहे थे। सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे पास मात्र 4 सेक्शन आ रहे थे। और चैप्टर नंबर अगर 5 से लेकर के बात कर रहे थे, सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक
दो चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया था। तो आप अगर पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक की यहां पे बात कर दिया है, क्योंकि ये किसके रिलेवेंसी में बात कर रहा है, ये पार्ट्स की रिलेवेंसी में बात कर रहा है। लेकिन जब हम चैप्टर की रिलेवेंसी में बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट में आपको प्रिलिमिनरी देखने के लिए मिल रहा है, और प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 तक डील कर रहा है। इसी तरह से यहां पे चैप्टर नंबर अगर सेकंड की हम बात करेंगे, और किसके अकॉर्डेंस में, तो पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डेंस में। किसके अकॉर्डेंस में, तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डेंस में हम बात कर रहे हैं। किस सेक्शन से लेकर के, तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 तक यहां पे डील कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ये जो डायग्राम के माध्यम से आपके सामने चीजों को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर पार्ट सेकंड के बारे में हम चलेंगे कि पार्ट सेकंड में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। ये थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं जिससे कि आपको चीजें और भी क्लियर दिखेंगी। अभी तक तो पार्ट फर्स्ट को आप लोगों ने देखा, अब यहां पे पार्ट नंबर सेकंड को देखिए। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो पार्ट सेकंड में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा था, यहां पे 4 चैप्टर आपको देखने के लिए मिल रहा था। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आपको देखने के लिए मिल रहा था। 4 चैप्टर की कहानी है, सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 100 के बीच की। अब हम इसको बाइफरकेट यहां पे आपके सामने करने वाले हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इसके अंतर्गत कवर कर रहा था। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे तो कह रहा था फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव, जिसको हमें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो सेक्शन नंबर 56 से लेकर के सेक्शन नंबर 58 के बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा था। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ओरल एविडेंसेस की बात कर रहा था। अब ओरल में क्या हो जाता है, जो मौखिक होता है, जो हम मुंह से बोलते हैं, इसको हम ओरल एविडेंसेस कहते हैं, और ये सेक्शन नंबर 59 और 60 के अंतर्गत है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात कर रहा था। सेक्शन नंबर 61 से लेकर के सेक्शन नंबर 76 के बीच आपका मामला फिट हो रहा था। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 की हम बात कर रहे थे तो एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन नंबर 91 से लेकर के सेक्शन नंबर 100 तक का मामला यहां पे फिट कर रहा था। साथ ही साथ आपने देखा था पार्ट 3 भी आपके सामने है, जो कि कहां से डील कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 101 से लेकर के सेक्शन नंबर 167 के बीच में क्या कर रहा है, ये मामले को फिट कर रहा है। तो अब यहां पर देखिए इसके अंतर्गत कितने नंबर आप चैप्टर आ रहे थे, तो इसके पास पूरे टोटल के टोटल 5 चैप्टर आ रहे थे। पांचों चैप्टर्स को मैं आपके सामने यहां पे रखने का एक एक करके प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3 यहां पे है और 2 नीचे आपको चैप्टर्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो पूरे के पूरे आपको यहां पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चैप्टर नंबर 7 आपको देखने के लिए मिल रहा है, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ठीक, चैप्टर नंबर 9, फिर उसके बाद से चैप्टर नंबर 10 और 11 भी आपको देखने के लिए अभी मिलेगा। तो इसी तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे मामला इसका फिट किया गया है। तो जैसे कि मैंने सभी चीजों को आपके सामने यहाँ पे बताने का काम किया है, इन सभी चीजों को आप लोगों ने एक एक करके समझने का भी प्रयास किया है। अब हम आगे चलेंगे और आगे के हम मटेरियल्स को देखेंगे। अभी तक तो पूरा का पूरा मामला इंडेक्स का चल रहा था, आपने इंडेक्स को यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। अब यहाँ पे जो चीजें आपको वही चीजें को यहाँ पे हिंदी में भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही शो किया जा रहा था। अब हमारा जो मेन पॉइंट आज का आ गया है, जो हमारा पहला टॉपिक था कि मैं रेंज एनालिसिस कराऊंगा, और मैंने कई बार रेंज एनालिसिस आपके सामने करा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट थीम था क्या था कि आपको वन लाइनर कराना, वन लाइनर कराएंगे, फिर वन लाइनर के बाद एमसीक्यू कराना, वो भी कराएंगे। जो वादा किया है वो करके जाएगा भाई। कर है इंडियन एविडेंस एक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, बार बार ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इससे घबराएंगे तो ये आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं खेला कर देगा। कौन? तो पार्ट नंबर फर्स्ट की बड़ी रेलेवेंसी है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। क्या रखा गया है? तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। प्रिलिमिनरी की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 के अगर हम मामले को डील करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें फॉल करती हैं, यहां पे ऑब्जर्व करिए। सेक्शन नंबर अगर फर्स्ट की बात करते हैं, और ये वन लाइनर पॉइंट है, डायरेक्ट हिट करेगा आपके JLO एग्जामिनेशन 2023 में। कह रहा है दिस एक्ट में बी कॉल्ड एट द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन नंबर पहले में ये बात बता देता है कि इस एक्ट को हम क्या कहेंगे, तो इसका जो शॉर्ट टाइटल होगा, एक्सटेंट होगा, कमेंसमेंट होगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। दूसरा जो वन लाइनर कर रहा है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यह जो एक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह संपूर्ण भारत पर लागू है। कब से संपूर्ण भारत पर लागू है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019। कब से? आज ही के डेट से 31 अक्टूबर 2019 की हम बात कर रहे हैं। कब? 31 अक्टूबर 2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ और उसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद क्या हो गया, जितने भी हमारे सेंट्रल लॉ थे वो J&K पर अप्लाई होने लगे, धूमधाम से अप्लाई होने लगे। तो उसी की बात कर रहा है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया की बात यहां पे कर रहा है। द वर्ड एक्सेप्ट स्टेट जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मामला था वो 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद समाप्त हो गया। नहीं तो कोई भी आप बेयर एक्ट उठा लीजिए और 2019 के पहले का आप पढ़िए तो उसमें यही लिखा रहेगा कि एक्सेप्ट J&K। अरे भैया अब खत्म बवाल। कौन सा? तो एक्सेप्ट J&K वाला मामला समाप्त हो गया, कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब उसके जगह पे क्या आ गया? अब उसको ओमिट कर दिया गया और ओमिट करने के बाद अब क्या हो गया, अब होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर जो भी लॉ बनाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर, अखंड भारत पर वो लॉ लागू होने वाला है। द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 34 ऑफ 2019 और 96 शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है टेबल नंबर 5 में। और किस डेट को? तो 31/10/2019, 31 अक्टूबर 2019 से इसको क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है एक नया एक्ट बना करके J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से। नेक्स्ट कर रहा है इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट बट नॉट टू बी प्रोसीडिंग बिफोर एंड आर्बिट्रेटर। ये हर जगह लागू होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन आर्बिट्रेटर मध्यस्थता पर यह लागू नहीं होता है। ये कहता है कि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो हूं, हर जगह लागूंगा, लेकिन जहां आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का आर्बिट्रेशन एक्ट लागू होगा वहां पे मैं मौन हो जाऊंगा, वहां पे मैं नहीं लागू होऊंगा। कौन कह रहा है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट कह रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसेस। अब ये कौन सा मजाक है भाई? कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई नहीं होंगे किस पे? एफिडेविट पे। आप कहेंगे कि सारा काम तो कहा जाता है कि जाओ एफिडेविट पे करा के लाओ, एफिडेविट पे करा के लाओ, और ये इंडियन एविडेंस एक्ट है कह रहा है कि हम एफिडेविट पे लागू नहीं होंगे। कहां पे नहीं लागू होंगे? ना कोर्ट में लागू होंगे और ना ऑफिसर्स में लागू होंगे, ना किसी कोर्ट में लागू होगा ना किसी ऑफिस में लागू होगा। और ये कौन कह रहा है? तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट आपका कह रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट जो वन लाइनर कह रहा है दिस एक्ट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट मार्शल, दिस एक्ट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट मार्शल एंड अदर कोर्ट्स मटेरियल कन्वर्टेड अंडर द आर्मी एक्ट, एक्ट नंबर 44 एंड 45 एंड द नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट, साथ ही साथ और द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट और द एयरफोर्स एक्ट की बात कर रहा है। दिस एक्ट टू बी बिफोर कोर्ट मार्शल, ये ऐसे जगहों पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। साफ साफ बता दिया गया है। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट को खोलेंगे, बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें आपके सामने और भी क्लियर हो जाएंगी। और यहां पे भी क्लियर हो रहा है, कह रहा है कि जितने भी एक्ट का मैंने नाम लिया है इन सभी जगहों पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम शांत रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा। उसी की बात यहां पे की जा रही है। कह रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ की बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 20 CRPC 1973 यहां पे एज अ रेफरेंस के तौर पे आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ कर रहा है फॉलोइंग प्रोसीडिंग आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये जो प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, जो प्रोसीडिंग अभी हम आपके सामने यहाँ पे बताने वाले हैं, इन सभी प्रोसीडिंग को हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानते ही नहीं है। हम नहीं जानते हैं, हम नहीं समझते हैं कि ये क्या है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जिसमें कह रहा है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात कर रहा है, जिसमें केस आ रहा है कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते हैं।
इसके साथ केस लॉ भी दिया है। कर है प्रोसीडिंग अंडर द इंडियन इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम लोग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मानेंगे, लेकिन हम इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे। साथ ही साथ कह रहा है प्रोसीडिंग अंडर फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट, इसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे। प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे। साथ ही साथ कर रहा है प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, मैंने बता दिया कि इसका आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का आया था और उसके अंतर्गत इसको क्या नहीं माना जाएगा, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं माना जाएगा। प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 452 सब क्लॉज 3 एंड सेक्शन 454 ऑफ सीआरपीसी 1973, ये इन दोनों के सेक्शन के जो अंदर का मैटर होगा ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर 161 ऑफ सीआरपीसी 1973 इज नॉट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर बात करेंगे यहाँ पे वन लाइनर्स की। अब ये वन लाइनर क्या कर रहा है, ये सभी वन लाइनर आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैगजीन लेक्स फोरी की बात कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके सामने बता दिया। लेक्स फोरी क्या होता है, लॉ ऑफ द फोरम होता है, लॉ ऑफ द लैंड होता है, इसी को हम लोग लेक्स फोरी लॉ के नाम से जानते हैं। कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट बेस्ड ऑन द लैटिन मैगजीन लेक्स फोरी मींस लॉ ऑफ द फोरम वेयर द प्रोसीडिंग इज बीइंग टेकन, जहां पे प्रोसीडिंग हमारा क्या करता है, टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट कर रहा है लेक्स लोसी मींस चॉइस ऑफ द लॉ, आई द लॉ ऑफ द नेशन, जिस नेशन में आप रह रहे हैं, जिस नेशन में आप जी रहे हैं उसी नेशन की बात कर रहा है। which is transactions is preferred from the proceeding shall run according to the law that is लॉ टू दैट नेशंस की बात कर रहा है। और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, इसी लॉ को हम लेक्स लोसी के नाम से जानते हैं। ये लेक्स लोसी की बात कर रहा है और ये लेक्स फोरी की बात कर रहा है। तो दोनों चीजों को आप लोगों ने ऑलरेडी समझने का यहाँ पे प्रयास किया। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। कह रहा है सेक्शन नंबर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज रिपील्ड बाय रिपीटिंग एक्ट 1938 की बात करते हैं। जो रिपील हो गया उसको हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, भैया तुम रिपील हो गए, तुम अब अपने घर जाओ। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो सेक्शन नंबर 3 आता है, जिसमें हमको इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, तो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलता है। और ये इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग में, सॉरी सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग में बात करते हैं तो कह रहा है कि कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो नहीं है, जो निगेटिव टर्म में लागू हो रहा है, उसको पहले ही बता दे रहा है कि कन्फेशन जो है इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है। सेकंड में कह रहा है कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, कोर्ट के अंतर्गत किसको इंक्लूड किया गया है, तो सभी जजेस को इंक्लूड किया गया है। एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंसेस की बात कर रहा है। साथ ही साथ फैक्ट में अगर हम बात करते हैं कि फैक्ट के अंतर्गत किसको किसको इंक्लूड किया गया है, और ये सभी के सभी डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कोर्ट देखने के लिए मिलता है, फैक्ट देखने के लिए होता है, फैक्ट इन इशू देखने के लिए मिलता है, रेलिवेंट आपको देखने के लिए मिलता है, डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलता है, प्रूफ आपको देखने के लिए मिलता है, नॉट प्रूफ आपको देखने के लिए मिलता है, डिसप्रूफ आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी की सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे आगे समझने वाले हैं। तो अभी आप फैक्ट को यहां पर देखिए। कर रहा है फैक्ट मिस एंड इंक्लूड, फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है। कर रहा है पहला एनीथिंग दैट ऑफ एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स किसी अवस्था की बात करते हैं, स्टेट ऑफ थिंग्स। और यहां पे और देखिए रिलेशन ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस इज अ फैक्ट। अगर हम किसी भी चीज को परसीव्ड कर पाते हैं, किससे, हमारे पांच प्रकार के सेंसेस होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा और जीभ। ये 5 प्रकार के सेंसेस होते हैं। इन किसी भी प्रकार के सेंसेस से हम क्या कर सकते हैं, उसको परसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड कर रहा है देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन द सर्टेन प्लेसेस इज अ फैक्ट। अगर कोई चीज है, अगर हम सर्टेन चीज को, किसी फैक्ट मटेरियल को अगर हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये एक फैक्ट हो जाता है। थर्ड कह रहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस इज अ फैक्ट। अगर कोई मेंटल कॉग्नेंट की बात करते हैं, कोई मेंटल कंडीशंस की बात करते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक फैक्ट के अंतर्गत
कंसीडर किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कह रहा है रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन की बात यहाँ पे हम करते हैं, रेपुटेशन होगा, यहाँ पे स्पेलिंग की गलत है, तो रेपुटेशन की बात कर रहा है। कर रहा है रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, ये क्या है, एज ए फैक्ट के तौर पे यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। साथ साथ आगे देखिए, कर रहा है व्हेन टू फैक्ट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर दे आर कॉल्ड रेलिवेंट फैक्ट। अगर दो फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इस फैक्ट को हम क्या मानेंगे, तो साथियों इस फैक्ट को हम लोग रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे मानेंगे। और यही रेलिवेंट फैक्ट हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में पढ़ेंगे। और अगर आप मेनली कहेंगे कि कहां से कहां तक पढ़ना होगा, तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर के सेक्शन नंबर 55 के बीच में हमको ये देखने के लिए मिलता है क्या, तो रेलिवेंट फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है अंडर रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी लीगली रेलिवेंट। जो रेलिवेंट फैक्ट होता है उसको लीगली रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि बस कह दिया कि वो रेलिवेंट फैक्ट है लेकिन लीगली नहीं है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको यहाँ पे लीगली रेलिवेंट होना चाहिए, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कर रहा है अंडर लॉजिकल रिलेवेंसी इज नॉट एडमिसेबल व्हाइल लीगल रेलिवेंसी इज एडमिसेबल। जो लीगल रेलिवेंसी होता है दोस्तों, उसी को कोर्ट ऑफ लॉ क्या करती है, एडमिट करती है, अन्यथा उसको हटा देती है। कहती है भैया अगर लीगैलिटी है, लीगैलिटी पे खड़ा उतर रहा है, तब हम उसको एडमिट करेंगे, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, तब हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। या फिर अगर लीगैलिटी पे नहीं उत्तीर्ण हो रहा है, अगर वो इलीगल समझ में आ रहा है, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगी, सिरे से खारिज कर देगी, हटा देगी। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वन लाइनर की बात करते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 6 टू सेक्शन नंबर 55 व्हेन टू फैक्ट आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे आर कॉल्ड रेलिवेंट, दे आर कॉल्ड रेलिवेंट फैक्ट। उसी को हम लोग रेलिवेंट कहते हैं, उसी को हम लोग रेलिवेंसी कहते हैं। कहां से कहां तक, तो सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 के बीच का मामला जो भी हम देखते हैं कि ये चीजें इससे कनेक्टेड है, तो ये मामला इससे रेलिवेंट मामला बन रहा है। अब आगे देखिए, आगे ऑनलाइनर में क्या कर रहा है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट एविडेंस में बी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो भी हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, जो भी हम लोग देते हैं, किस पे देते हैं, या तो हम लोग फैक्ट इन इशू पे देते हैं या फिर रेलिवेंट फैक्ट पे हम देते हैं, तो इसी की बात यहाँ पे कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कर रहा है एडमिसिबिलिटी इज लीगल रेलिवेंसी। जो एडमिसिबिलिटी होती है, इसको कौन सी एडमिसिबिलिटी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग लीगल रेलिवेंसी के नाम से जानते हैं। किसको, तो जिसको हम एडमिशन कहते हैं, एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं। और एडमिशन आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 17 से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है रेलिवेंसी इज लॉजिकल रेलिवेंसी एज वेल। जो रेलिवेंसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लॉजिकल रेलिवेंसी के नाम से भी जानते हैं, एज वेल उसको भी कह सकते हैं। अब फैक्ट इन इशू की बात आती है सेक्शन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं। कह रहा है सेक्शन नंबर 3 डिफाइंड फैक्ट इन इशू अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन इन अ सूट अ फैक्ट इज असर्टेड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर पार्टी सच फैक्ट इज सेड टू बी फैक्ट इन इशू। देखिए फैक्ट इन इशू क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि ये चीज सही है, वो कह रहे हैं नहीं ये जो तुम बता रहे हो ना ये बिल्कुल गलत बता रहे हो। अब इसमें क्या होगा, इसको लेकर के लड़ाई होगा। तो यही कह रहा है, एक आदमी कह रहा है कि ये बात सही है, एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये बात सही है। इसी को लेकर के क्या बन जाता है, इसी को लेकर के एक इशू बन जाता है। क्या बन जाता है, इशू बन जाता है। और इसी को हम लोग फैक्ट इन इशू के नाम से जानते हैं। तो ये आपने यहाँ पे वन लाइनर को भी देख लिया। अब हम आगे चलेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आपके सामने हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन की बारी आ गई। अब आप कहेंगे कि एक ही सीरीज में मैंने आपको इंडेक्स का भी एनालिसिस कराया, रेंज का भी एनालिसिस कराया, साथ ही साथ मैंने वन लाइनर भी आपके सामने प्रोड्यूस किया। अब मैं यहाँ पे एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और ये एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और ऐसे ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि आपके राजस्थान जेएलओ के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे पूछे भी गए हैं। कह रहा है हु प्रोपाउंडेड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। तो किसके द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि सेक्शन नंबर 167 के ही अंतर्गत उसको समेटने का काम किया गया था। 3 पार्ट्स में बनाया गया था। और उस महान व्यक्ति का क्या नाम था, तो उस महान व्यक्ति का अगर हम बात करें तो लॉर्ड मैकाले साहब थे नहीं,
क्योंकि लॉर्ड मैकाले साहब ने क्या बनाया था, लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा आईपीसी का ड्राफ्ट किया गया था। क्या किया गया था, तो आईपीसी की ड्राफ्टिंग की गई थी। और सिर्फ लॉर्ड मैकाले साहब ने ही आईपीसी की ड्राफ्टिंग नहीं की, उनके साथ 3 लोग और थे, मैकलियोड, मिलेट और एडरसन साहब थे, और ये उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, लॉर्ड मैकाले साहब। तो ये तो लॉर्ड मैकाले की अगर हम बात करें तो ये आईपीसी वाले हो गए। साथ ही साथ यही किए हैं सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा, क्या किया गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट को बनाने का काम किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं राजस्थान जेएलओ 2013 के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, और बिहार एपीओ 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का काम किया गया है। फिर कह रहा है एविडेंस लॉज, जो एविडेंस लॉ होता है वो कौन सा लॉ होता है, वो लेक्स लोसी लॉ होता है कि लेक्स फोरी लॉ होता है। ये दोनों लॉ की तो बात खत्म कर दीजिए, इन दोनों को तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए। जो मामला आपका फंस रहा है वो सी में फंसेगा और बी में फंसेगा। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि हम जो भी लॉ की बात करते हैं, किस लॉ की बात करते हैं, तो इसी लेक्स फोरी लॉ की बात करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। लॉ ऑफ द फोरम की हम बात करते हैं। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फोरम, जिस धरती पे हम रह रहे हैं, जहां पे हम रह रहे हैं, जिस फोरम में हम रह रहे हैं, उसी का लॉ अप्लाई होगा। साथ ही साथ यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। कह रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है, ये क्या होता है, कह रहा है इट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। अभी मैंने आपको बताया है कि आर्बिट्रेशन 1996 का जो एक्ट है, जिसमें हम लोग एडीआर मैकेनिज्म को डील करते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस को डील करते हैं, उसके अंतर्गत हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है और नहीं होता है। तो ये तो बात कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू द प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, तो ये उस पर अप्लाई होता ही नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। कह रहा है कि डज नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर एंड आर्बिट्रेटर, तो यहां पे यही सही बता रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क भी किया जाएगा। डज नॉट अप्लाई टू द अपील इज बेसिकली इज द सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहा है। तो आप लोग यहां पर देखते हुए चलिए, और ये भी देखिए कि ये बिहार जुडिशरी सन 2000 के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, और ये भी क्वेश्चन राजस्थान जेएलओ 2013 के ही प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई, किसके ऊपर एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। क्या जो हमारा एविडेंस एक्ट होता है वो नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, तो ऐसा तो आपने नहीं अभी पढ़ा था। नॉन जुडिशियल के बारे में भी पढ़ा है कि किसको हम लोग नॉन जुडिशियल टाइप का प्रोसीडिंग्स कहेंगे, उनके ऊपर ये अप्लाई होगा ही नहीं। साथ ही साथ कह रहा है कि क्या एफिडेविट्स पे अप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट होता है ये एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, तो हाँ, तो ये जो होता है, कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एविडेंस एक्ट अप्लाई, तो किस पे अप्लाई होता है, तो इसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ चीजों को आप इंडेक्स से समझेंगे, कुछ वन लाइनर से समझेंगे, और कुछ एलिमिनेट करके आप समझेंगे। जो चीजों को आपने पढ़ा है, जो चीजों को आपने समझा है, उसी के बिहाफ पे आपको एलिमिनेशन करने की आवश्यकता है। जितना बेहतर आप एलिमिनेशन करेंगे, उतना ही बेहतर आप चीजों को यहाँ पे रखने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, तो साथियों ये जो अप्लाई होता है प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, बार बार आपको आर्बिट्रेटर देगा, जहां पे आर्बिट्रेटर देगा वहां पे आपको क्रॉस लगा देना है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और जितना बेहतर से बेहतर तरीका यही होता है, जितना आप एलिमिनेट कर डालते हैं उतना ही बेहतर होता है। साथ ही साथ कह रहा है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट्स की बात करता है, तो यहीं पे इसको लागू किया जाता है, किसको, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यही सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और राजस्थान जे 2018 और 2016 में दो जगह एग्जामिनेशन में पूछ करके ये क्वेश्चन रखा गया है, और कहां पे, तो राजस्थान में है। तो ये आप समझ सकते होंगे कि कितना वेटेज इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए ये भी मिल रहा है
क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसकी बात कर रहा है। ये किस टाइप का लॉ है? मैंने ऑलरेडी चीजों को डिस्कस कर दिया है। कब? जब हम इंडेक्स को पढ़ रहे थे। हमारे पास दो टाइप के लॉ थे, एक प्रोसीजरल लॉ था, एक सब्सटेंटिव लॉ था, और इन्हीं दोनों लॉ की कहानी यहाँ पे हमको है सुनानी। तो जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है वो किस टाइप का लॉ है? तो साथियों वो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो प्रोसीजरल टाइप का लॉ होता है। सब्सटेंटिव टाइप का लॉ दो ही प्रोविजंस उसमें देखने के लिए मिल रहा है, और वो कौन सा प्रोविजन था? तो आपने देखा था सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 तक का जो मामला था वो सब्सटेंटिव लॉ के साथ डील कर रहा था। और सब्सटेंटिव लॉ के साथ अगर डील करता है तो इसको क्या माना जाएगा? मेजर पोर्शन इसका क्या डील कर रहा है? तो मेजर पोर्शन जो इसका है वो प्रोसीजरल लॉ को डील कर रहा है। माइनर सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शन इसका क्या डील कर रहा है? सब्सटेंटिव लॉ से डील कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी में डालते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि यूपी जुडिशरी जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन फंसाने का काम किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कर है लॉ ऑफ एविडेंसेस। जो लॉ ऑफ एविडेंस होता है ये क्या होता है? किसको हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस के नाम से जानते हैं? क्या होता है लॉ ऑफ एविडेंस? तो कर है लॉ ऑफ एविडेंस इज अ सब्सटेंटिव लॉ। क्या इसको सब्सटेंटिव लॉ के नाम से जानते हैं? तो साथियों आप सभी लोगों ने अभी देखा कि इसको सब्सटेंटिव लॉ हम नहीं कहते हैं। यहां पे भी सब्सटेंटिव लॉ नहीं होगा, क्योंकि इसके दो ही प्रोविजन सेक्शन नंबर 115 से लेकर के सेक्शन नंबर 117 तक का ही मामला सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ से डील करता है। बाकी जो इसके सेक्शन है सभी के सभी प्रोसीजरल लॉ के साथ डील करते हैं। प्रोसीजर को बताते हैं, तरीका को बताते हैं कि किस तरह से आगे आपको प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसको एडजेक्टिव लॉ के भी नाम से जाना जाता है। ये इसका सेकंड नाम है किसका? इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो आप प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव में अभी तक गोते लगा रहे थे। इसी के साथ साथ एक नया नाम भी जान लीजिए कि इसको भी क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव लॉ के नाम से जाना जाता है, और ये इसका ही यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो इस टाइप के भी टर्मिनोलॉजीज को आपको जानने की आवश्यकता होती है। और आप देख सकते हैं कि बिहार जे 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछ रखा है। साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अब आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है साथियों वो चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक तो ये जो भी चीजें आपने देखा है ये इंडेक्स के थ्रू आपने देखा है। इंडेक्स जो कह रहा था वो भाई साहब ये कर रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पे चैप्टर वाइज आप देखेंगे। कर है प्रिलिमिनरी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 4 के मामले के अंतर्गत क्या क्या फॉल कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखिए क्या मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी आप कहेंगे कि प्रियम्बल ये कहां से आ गया? प्रियम्बल ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ करता था और पंडित JL नेहरू साहब के द्वारा पेश किया गया था, और उसी को हम लोगों ने प्रियम्बल मान लिया था। ठीक, लेकिन ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहां से आ गया? तो आपने वहां पर भी देखा था प्रियम्बल, और इंडियन एविडेंस एक्ट का भी यहां पे क्या है? प्रियम्बल है। अब हम प्रियम्बल की बात करते हैं, किसके अकॉर्डेंस में बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के ही अकॉर्डेंस में बात कर रहे हैं। एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्पस फॉर दिस एक्ट। जो इसमें प्रियम्बल दिया है, इस प्रियम्बल का क्या पर्पस है, क्या मतलब है इसके प्रियम्बल का? तो अब इसके प्रियम्बल का जो मतलब है टू प्रोवाइड डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। ये कुछ सटीक नहीं आ रहा है, आपको वही आंसर मार्क करने हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट चीज को ही हमें टच करने की आवश्यकता है। बी में कह रहा है टू प्रोवाइड कंसोलिडेशन द लॉ ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है। सी वाले में कह रहा है टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है। डी वाले में कह रहा है टू कंसोलिडेट डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ की बात कर रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों, यही डी वाला ही मार्क किया जाएगा, क्योंकि जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट खोलेंगे और बेयर एक्ट में देखेंगे तो यही तीन चीज आपको देखने के लिए मिलता है। क्या? कंसोलिडेट करना, डिफाइन करना और उसको अमेंड करने की बात की जा रही है, और यही डी वाला इसका सबसे करेक्ट आंसर इसका डी वाला ही होगा। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जा रहा है साथियों, ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जा रहा है।
तो इसका यही आंसर होगा। और एक बार मेरे कहने पे आप जरूर बेयर एक्ट खोल करके इसका प्रीएम्बल एक बार ऑब्जर्व करिएगा। और आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड जे और यूपी एपीओ 2006 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उसका एक लेवल होगा और उसी लेवल को ही देख करके आपका जेलो भी वर्क करता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा ऐसा डेट है जिसको हम लोग करेक्ट मानेंगे? किस डेट को हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और 1872 की हम बार बार बात कर रहे हैं, ये कितने तारीख को लागू हुआ था? क्या ये 15 मार्च को लागू हुआ था? इसको देखते ही काट दीजिए। कह रहा है कि क्या ये 1 जुलाई को लागू हुआ था 1872 में? बिल्कुल नहीं हुआ था। क्या ये कब लागू हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 को जो हमारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या हुआ था, उसी दिन ये लागू हुआ था। ये 1 फरवरी भी इसका गलत आंसर है। जो आपका करेक्ट आप देख सकते हैं कि आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो बी वाला 1 सितंबर 1872 की हम बात कर रहे हैं, 1872 की बात कर रहे हैं। और इसी 1872 को हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया था। और आप देख भी सकते हैं यूपी जुडिशरी और झारखंड एपीओ जैसे एग्जामिनेशन में, साथ साथ राजस्थान जेएलओ 2013 और 2019 के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है, इसीलिए इस चीज को यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड चैप्टर्स की बात करते हैं। यह तो चीज आप लोगों को मैंने ऑलरेडी इंडेक्स जब रिवीजन करा रहा था तो मैंने चीख करके कई बार बताया। चैप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर कितने चैप्टर थे, आप अब खुद बताइए कि कितने चैप्टर थे। यहां पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला मैं बता दे रहा हूं कि 3 पार्ट्स आपके पास थे और 11 चैप्टर थे। पहले पार्ट में आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिल रहे थे, दूसरे पार्ट में आपको 4 चैप्टर देखने के लिए मिल रहे थे, और जो तीसरा पार्ट था आपका उसमें आपको 5 चैप्टर देखने के लिए मिल रहा था। तो पूरा को जोड़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा 11 चैप्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है, 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सेक्शन की हम बात करते हैं तो 167 आपको सेक्शंस यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए मिल रहा है, अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत बात करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पे बात करते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू, ये किसके ऊपर अप्लाइज होता है? तो साथियों मैंने ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 31 अक्टूबर 2019 की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे ही पारित हो गया, वैसे ही जितना भी हमारा लॉ था, कहाँ का, जितना भी हमारे पार्लियामेंट के द्वारा सेंट्रल लॉ बनाया गया था, वो सभी के सभी लॉ कहाँ पे अप्लाई होने लगे? जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लगे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा होल ऑफ इंडिया होगा। लेकिन आप ऑप्शंस को देख लीजिए, द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो पहले आपको देखने के लिए मिल रहा था। साथ ही साथ कर रहा है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर द कोर्ट, ये तो इससे कोई रिलेवेंस ही नहीं है। प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ये तो ऐसे ही इसका ऑप्शन दे दिया। जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों यही डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और आप यहां पे ऑब्जर्व करिए कि किस किस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या देखने के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर आर देयर इन द इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है। कितने चैप्टर और सेक्शंस की बात कर रहा है? तो चैप्टर आपने देख लिया, 11 चैप्टर था। और सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 167 था। आप यहाँ पे सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पे मारेंगे। ठीक, सेक्शन आपने देख लिया था। टोटल मैंने बताया था आपसे कि टोटल 167 सेक्शन है, और जो लास्ट सेक्शन है उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया है। चैप्टर नंबर 11 वाला सेक्शन उसी के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लें कि थोड़ा सा साफ दिखे आप लोगों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करते हैं तो कह रहा है एनी सच फैक्ट विच पोजेज प्रोबेबिलिटी फोर्सेस इज कॉल्ड एविडेंस, द डेफिनेशन बिलोंगिंग टू whom ऑफ द फॉलोइंग्स की बात कर रहा है। तो ये किसके द्वारा ये डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया? तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर हम बात करते हैं या फिर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे डेफिनेशन क्लॉजेस भी देखने के लिए
मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये डेफिनेशन क्लॉजेस क्या होते हैं? डेफिनेशन क्लॉजेस नहीं, उनके कोटेशंस की हम बात करते हैं। और ये सभी लोग क्या थे? जूरिस्ट थे। और ये बात किसके द्वारा कहा गया था साथियों? तो ये साल्मंड महोदय जो कि एक जूरिस्ट हैं, इन्हीं के द्वारा ये बात कहा गया था। जूरिस्ट थे, स्कॉलर थे, इन्हीं के द्वारा ये सभी बातों को आपको सुनने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम एमसीक्यू को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि हमारा 14 नंबर का है। कह रहा है कि लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, किसको इसमें से कंसिस्ट करता है? ऑप्शंस को आप पढ़िए, जैसा ऑप्शन कहेगा वैसा हमें आंसर लगाने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए कर रहा है ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग की बात कर रहा है। ये सही जच नहीं रहा है कि क्या कह रहा है, ये होगा नहीं, एलिमिनेशन करना आप सीखिए। कर रहा है लीगल रूल ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है, तो ये लीगल रूल वहां पे लागू होता है। कह रहा था ना, मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था, जो कि एडमिसेबल होगा उसी फैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगा? अपने पास रखेगा। जो एडमिसेबल होने लायक नहीं रहेगा, जो जुडिशियली नहीं रहेगा, उसको हटा देगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? लीगल रूल ऑफ एविडेंस यहाँ पे आपका लागू होगा। और जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी वाला होगा। और आप देख सकते हैं उत्तराखंड एपीओ जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ कन्फेशन इज एन एडमिशन। जो कन्फेशन होता है उसी को हम एडमिशन भी कहते हैं क्या? कह रहा है अ कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड बाय एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विथ क्रिमिनल स्टार्टिंग और सजेशन द इंटरफेरेंसेस दैट ही कमिटेड दैट क्राइम। हु हैज गिव द डेफिनेशन की बात कर रहा है कि ये जो डेफिनेशन हमको प्रोवाइड किया गया है, ये किसके द्वारा डेफिनेशन हमको प्रोवाइड किया गया है? तो यहाँ पे फिर आपको जूरिस्प्रूडेंस के आपको महान लोग देखने के लिए मिल गए। स्टेफन महोदय आपको देखने के लिए मिल गए, एटकिन देखने के लिए मिल गए, मैकुले आपको देखने के लिए मिल गए। साथ ही साथ आप यहाँ पे मिलेट को भी देख सकते हैं, जो कि लॉर्ड मैकाले की बात कर रहा है, उन्हीं को मैकुले लिखा है। और उनके साथ सदस्य जो थे, मैंने अभी आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले 1833 में उनको फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था, और उसी फर्स्ट लॉ कमीशन का उनको चेयर्ड पर्सन बनाया गया था। और जो सबसे पहला काम उनको दिया गया था वही इंडियन के लिए एक ड्राफ्ट बनाने के लिए दिया गया था। और उन्हों के द्वारा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1860 के नाम से जानते हैं, भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से हम जानते हैं। तो उसी में से जो 3 मेंबर और थे, लॉर्ड मैकाले तो हेड पर्सन थे, मैक्लियोड, मिलेट और एडरसन, ये 3 लोग और उनके साथ मिलकर के काम कर रहे थे। तो उसी में से एक नाम यहाँ पे मिलेट दिया है, मैकुले दिया है, एटकिन दिया है। तो ये तीनों लोग नहीं होंगे। जो होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका कौन मार्क किया जाएगा? किसके द्वारा ये डेफिनेशंस प्रोवाइड किया गया था? तो ये लॉर्ड स्टेफन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि विच एविडेंस हैज मोर वैल्यू इन द केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ की बात हम करते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड अगर मामला आता है तो किसको हम सबसे ज्यादा मानेंगे? कौन सा ऐसा प्रूफ होगा जो कि सबसे ज्यादा उसको मान्य किया जाएगा? आप सभी लोगों को पता है साथियों, जब आप एलएलबी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। कहां पे रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं? तो बार काउंसिल, किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में, जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से ये क्लासेस ले रहा हूं, जो कि प्रयागराज से, तो मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में हम जाऊंगा। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर जाऊंगा तो सबसे पहला वो मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? अगर हमारे एज ऑफ प्रूफ को देखना होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास आधार कार्ड भी ना हो, तो हमारा 10th का मार्कशीट देखेगा। क्या देखेगा? क्लास 10th का मार्कशीट देखेगा, हमारे नेम के लिए और साथ ही साथ हमारे एज सर्टिफिकेट के लिए। वही कह रहा है विच एविडेंस हैज मोर वैल्यू इन द केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेडिकल एविडेंसेस ये होगा नहीं, मेडिकल एविडेंसेस टाइप के कोई चीजें होती नहीं है। स्कूल सर्टिफिकेट एज पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो स्कूल का हमारा सर्टिफिकेट होता है यही हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और इसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट ऑफ लॉ भी क्या करती है? मानती है और जस्टिफाइड करती है। एविडेंस ऑफ स्कूल हेडमास्टर ये कुछ होता नहीं है। ओरल एविडेंस बाय फादर, ये इस टाइप का भी एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य नहीं किया जाता है, वो फर्जी ऑप्शंस आपके लिए प्रिपेयर्ड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड एपीओ जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस को रेस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, तो इस 17 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है दोस्तों
the object of Indian Evidence Act 1872 as set out in the preamble is। फिर से यहाँ पे प्रियम्बल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, और ये किसके प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल की हम नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल की बात कर रहे थे। और किस चीज की ये बात कर रहा था? तो ये कंसोलिडेट की बात कर रहा था, अमेंड की बात कर रहा था। तो उन्हीं सभी चीजों को आप यहां पर देखेंगे। करेक्ट टू कंसोलिडेट डिफाइंड एंड अमेंड लॉ ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो इसका बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और इसलिए मार्क किया जाएगा क्योंकि जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको दे रखे हैं और इसी में कोई चौथा वर्ड आपको दे करके फंसाने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। जब तक आप इन तीनों वर्ड्स को नहीं जानेंगे, जब तक आपने अपने आंखों से किताब खोल करके आपने नहीं देखा होगा, तब तक ये गलती आप करके आएंगे। और अगर ये वीडियो आप देख करके जा रहे हैं अपने जेएलओ एग्जामिनेशन के लिए तो आपका बेस्ट ऑफ लक, आपसे इस टाइप की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो हमारा क्या है, जो प्रियम्बल बताता है, कहता है कंसोलिडेट करने के लिए, अमेंड करने के लिए और उसको डिफाइन करने की बात कर रहा है। इन्हीं तीनों चीजों पे हमारा बेस्ड होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और आप देख सकते हैं यूपी एपीयू जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। कर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट ऑफ सिविल नेचर की हम बात करते हैं। कह रहा है राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल। जाहिर सी बात है ये सिविल नेचर का है, सिविल नेचर का है। राइट टू शेयर इन ऑफरिंग्स इन अ टेम्पल, ये भी सिविल नेचर का आपका मामला बन रहा है। राइट टू टेक आउट प्रोसेशन की बात करते हैं, यह भी सिविल नेचर का आपका मामला बन रहा है। तो इसमें जो भी तीनों मामले ए बी सी, ये सभी के सभी मामले किस टाइप के बन रहे थे? सिविल नेचर के। इसीलिए इनका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा ऑल ऑफ द एबव, डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और आप देख सकते हैं 28th बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एज पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज। इस एक्ट का क्या पर्पज है? अगर हम 1872 के रिगार्डेंस में बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डेंस में बात कर रहे हैं, तो इसका जो पर्पज है ऑप्शन नंबर ए को कह रहा है टू प्रोवाइड डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ये नहीं होगा। आपको 3 चीजें के बारे में ही मैं बता रहा था। कब? जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल की बात करते हैं। कंसोलिडेट करना, समेकन करना, उसका समेक कर देता है, समेकन करना, उसमें डिफाइन करना, उसमें उसको डिफाइन किया जा सकता है, और उसमें अमेंड करने की बात। यही 3 चीजों के बारे में हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी वाला ही किया जाएगा। और अगर प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है खास करके इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बार और कितनी जगहों पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ नेक्स्ट हम एमसीक्यू की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू जो 20 नंबर का आपका एमसीक्यू यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि इन विच ईयर द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस was incorporated in the Indian Evidence Act as the part of documentary evidence। इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे कब हमने अडॉप्ट किया था? हमारा जो आईटी एक्ट आया था वो किस ईयर में आया था? सबसे तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो जो हमारा साथियों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था वो सन 2000 में आ गया था। कब आ गया था? तो ईयर 2000 में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया था। लेकिन आ जाने से क्या इंडियन एविडेंस एक्ट लागू उसके ऊपर लागू हो गया था? तो ये कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था, हमको ये चीज देखना है। क्या ये 2001 में? तो नहीं, 2001 में तो नहीं लागू हुआ था। 2002 में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कब लागू हुआ था? तो 1999 में? तो ऐसा नहीं है। सन 2000 में आया। कब आया था? तो सन 2000 में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया और उसी टाइम से हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। कह रहा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू। ये किसके ऊपर अप्लाइज होता है? जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है, ये दोस्तों किसके ऊपर अप्लाइज होता है? तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे, जहां पे ट्रिब्यूनल है लंबा सा क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि ट्रिब्यूनल पे अप्लाई
नहीं होता है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ऐसा तो आर्बिट्रेशन पे भी नहीं होता है। जब ट्रिब्यूनल पे नहीं अप्लाई होता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, तो आर्बिट्रेशन यानी कि एडीआर मैकेनिज्म, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कि हमारा 1996 का एक्ट है, उस पे कैसे अप्लाई होगा? नहीं होगा। साथ ही साथ कह रहा है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पे, वहां पे भी आपने देख लिया कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पे भी हमारा एफिडेविट लागू नहीं होता है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता है। नन ऑफ द एबव यहां पे होगा। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान जेएलओ 2019 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्टेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग की बात कर रहा है। ऑप्शन ए को देखिए, कर रहा है ऑर्डिनरी रूल ऑफ रीजनिंग की बात कर रहा है। ये कुछ होता नहीं है। लीगल नल्स ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है। जो हमारा करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा वो कौन सा होगा दोस्तों? तो ये बी वाला ही यहां पे करेक्ट आंसर इसका मार्क किया जाएगा। लीगल नल्स ऑफ एविडेंसेस की बात कर रहा है, मीन्स की जो लीगैलिटी पे बेस्ड होगा हम उसी को अडॉप्ट करेंगे, जो लीगैलिटी पे बेस्ड नहीं होगा हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। 23 वाले पे कह रहा है कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट आर। ये क्या है साथियों? जो रेलिवेंसी होता है और जो एडमिसिबिलिटी होता है, जो रेलिवेंट होगा उसी को कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबल करेगी, जो इररिलेवेंट होगा क्या उसको भी कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबल करेगी? तो बिल्कुल भी उसको एडमिसिबल नहीं करेगी। अगर हम एडमिसिबिलिटी की एडमिशंस को देखना चाहेंगे तो सेक्शन नंबर 17 भी हम आएंगे और सेक्शन नंबर 17 से हम एडमिशन के पूरे प्रोसीडिंग्स को देखेंगे। तो यहां पे बता रहा है कि नीदर सिनोनिमस और नॉर को एक्सटेंसिव है। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यही सी वाला इसका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आप यहां पर देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पूछने का नया ट्रेंडिंग लाया गया है, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। और आपके जेएलओ के एग्जामिनेशन में इस टाइप के प्रयोग को किया जा सकता है, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। अब यहां पे देखिए असर्शन क्या कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग में रीजन यहां पे क्या कर रहा है। पहला रीजन असर्शन क्या कर रहा है? कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी बेसिस ऑन द कन्विक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? तो ये डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। कोई आदमी सैया पे लेटा है, मरने वाला है, वो बता रहा है कि मैंने वहां पे 20 लाख रुपए का गाड़ करके रखा है, तुम उसको निकाल लेना। ये डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहा है। रीजन क्या कर रहा है? कह रहा है डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड विथ एक्सेप्शनल ऑफ द डेथ की बात कर रहा है। ये एक्सेप्शन होता है जब आदमी सैया पर लेटा रहता है, एकदम मृत अवस्था में रहता है, उसको ना आज की खबर है ना कल की खबर है, अब उसके द्वारा कोई भी अगर बात कही जा रही है उसकी रेलेवेंसी की बात कही जा रही है। अब यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की बात कर रहा है। कह रहा है सी वाले में सी वाला ही करेक्ट होगा। कह रहा है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स की बात कर रहा है। कह रहा है जो ए वाला कह रहा है ये ए वाला डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी बेसिस ऑन कन्विक्शंस के बिहाफ पे किया जा सकता है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है ये रीजन इसका गलत दिया जा रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आपको देखने की आवश्यकता होती है। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 कर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 व रिपील्ड बाय। ये किसके द्वारा रिपील्ड किया गया था? तो हमारा रिपीलिंग एक्ट आया था 1938 का और इसी एक्ट के तहत इसको क्या किया गया था साथियों? इसको रिपील्ड करने का काम किया गया था, इसको समाप्त करने का काम किया गया था। तो साथियों जो भी मटेरियल मैं आज आपके लिए लेकर के आया था इन सभी मटेरियल्स को मैंने आपके सामने एक एक प्रेजेंट करने का काम किया है और ये सभी के सभी मटेरियल आपके जेएलओ राजस्थान जेएलओ का आपके एग्जामिनेशन पे अच्छा सा प्रहार करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही जेएलओ नहीं, अगर आप जुडिशरी भी एग्जामिनेशन देते हैं वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो धूमधाम से आप वहां पे भी इसको कर सकते हैं। साथियों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि साथियों इस वीडियो को और भी फ्रेंड सर्कल में अपने शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करिएगा और आप अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।